हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल क्लासेस हिंदी। यह साइटोलॉजी का तीसरा वीडियो है। इसमें हम जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सेल वॉल व सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया है। तो देखते हैं जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का इंट्रोड्यूस सबसे पहले हमने 1835 में किया था। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का हम पहला बिंदु देखते हैं। कोशिका का सभी जीवित भाग जो है प्रोटोप्लाज्म होता है। सभी जीवित भाग का अर्थ क्या हुआ कि प्लाज्मा झिल्ली भी जीवित भाग होती है कोशिका की। उसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये भी जीवित भाग होता है। उसके अंदर केंद्रक होता है, वो भी जीवित भाग होता है। तो ये तीनों भाग मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है। आमतौर पर प्रोटोप्लाज्म के लिए हम साइटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यह तकनीकी रूप से सही नहीं है। चलिए देखते हैं अगले बिंदु। प्रोटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य व केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो कोशिका द्रव्य व केंद्रक इसके मुख्य घटक होते हैं। ये रहा केंद्रक और ये कोशिका द्रव्य, इसके दो मुख्य घटक हैं। और ये बाहरी कोशिका झिल्ली है जो इसे चारों तरफ से घेरे रहती है। तो इन तीनों को हम मिला देंगे तो ये जीव द्रव्य हो जाएगा। जब हम सिर्फ जेली लाइक सब्सटेंस की बात करेंगे तो ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये केंद्रक हो जाएगा। ये सभी तीनों भाग जीव द्रव्य बनाते हैं। ठीक है। इसकी प्रकृति हम देख लेते हैं। तो यह तरल जेली लाइक रंगहीन कलरलेस होती है, स्टिकी होती है। चौथा देखते हैं सभी जीवित प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिका की सभी जीवित क्रियाएं प्रोटोप्लाज्म में ही होती हैं। इसी में ही साइटोप्लाज्म जिसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और आनुवंशिक पदार्थों के लिए जिम्मेदार होता है। इस सभी क्रियाएं जीवित पदार्थ के अंदर होती हैं। ये सभी जीवित पदार्थ ही प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। इसलिए प्रोटोप्लाज्म सभी जीवित प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। ठीक है। पांचवा हम देखते हैं इसमें कि कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं। तो इसमें लिपिड उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट्स उपस्थित होते हैं। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब प्रोटीन्स, ये सब मिलकर कोशिका झिल्ली बनाते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है और कार्बनिक लवण भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है। छठवां हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म शब्द सर्वप्रथम पुरकिंजे ने दिया था। पुरकिंजे 1835 में प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो हम बताएंगे कि प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने दिया था। साथ ही साथ हम याद रखेंगे 1835 में। ठीक है। 1835 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म के मुख्यतः दो घटक होते हैं। एक घटक तो कोशिका झिल्ली होती है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, जो कि इसे बांधने का कार्य करती है। लेकिन इसके दो मुख्य घटक होते हैं। पहला कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और दूसरा केंद्रक न्यूक्लियस। तो हम सबसे पहले कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म का प्राथमिक घटक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका झिल्ली यह कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच उपस्थित होता है। यह कोशिका झिल्ली व केंद्रक कला के बीच उपस्थित है। अभी हमने बात किया था कि ये कोशिका झिल्ली हो गई और ये केंद्रक हो गया। ये केंद्रक कला और ये कोशिका झिल्ली, इसके मध्य में ये चिपचिपा पदार्थ जिसमें सभी कोशिकाओं उपस्थित होते हैं, ये साइटोप्लाज्म का होता है। ये होता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है। और ये हमारा
न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। देखते हैं अगला तीसरा, कोशिका के वातावरण को बनाए रखता है। साइटोप्लाज्म का मुख्य कार्य है कोशिका के वातावरण को बनाए रखना। दो चीज़ होती है, एक इसका वातावरण, इसका एनवायरनमेंट होता है कि किस प्रकार की कोशिकाएं का वातावरण होगा जिसमें सभी कोशिकाएं उपस्थित हो सकें या जीवित रह सकें, और दूसरा होता है कि कोशिका का किस प्रकार का आकार होता है। मान लीजिए हम एक गुब्बारा लेते हैं, उसमें हम जल भर देते हैं और एक गेंद डाल देते हैं। गेंद हमारा न्यूक्लियस हो गया, डाला हुआ हमारा जल साइटोप्लाज्म हो गया, और जल डालने के बाद हमारा गुब्बारा फूल जाता है। तो ये क्या हुआ, इसका आकार हुआ, कोशिका का आकार साइटोप्लाज्म ही बनाता है। यदि हम जल निकाल लेंगे गुब्बारे से तो गुब्बारा पिचक जाएगा, इसलिए इसका आकार बिगड़ जाएगा, जो कि कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों के लिए अनुकूल नहीं होगा। तो ये कोशिका का आकार बनाता है और कोशिकांगों को वातावरण प्रदान करता है जिसमें वो अपने उपापचयी क्रियाएं कर सकें। तो ये हमारा मुख्य टॉपिक हो गया, मुख्य तथ्य हो गया कि साइटोप्लाज्म कोशिका के वातावरण को बनाए रखता है तथा कोशिका के आकार को सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कोशिकांगों द्वारा आवश्यक पदार्थों का संग्रहण। ठीक है, अभी हमने बात किया कि कोशिकांग साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं कोशिकांग, तो ये आवश्यक पदार्थ भी बनाते हैं जिसका संचय साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सभी कोशिकांग साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। ये देखिए हमारा मुख्य तथ्य है कि साइटोप्लाज्म में सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी कई तरह के, जैसे प्लास्टिड हो गया, कई तरह के कोशिकांग हो गए जो कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। इसमें केंद्रक शामिल नहीं है, साइटोप्लाज्म में केंद्रक शामिल नहीं है। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, माफ़ करिएगा उसके लिए, हमें खेद है। अब हम दूसरा देखते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस। तो केंद्रक प्रोटोप्लाज्म का द्वितीय घटक होता है। क्या, अभी हमने बात किया था कि साइटोप्लाज्म प्राथमिक घटक है और न्यूक्लियस या केंद्रक इसका द्वितीय घटक है। तो ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म, ये प्राइमरी और ये न्यूक्लियस सेकेंडरी। ठीक है, देखते हैं, इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं को केंद्रक ही नियंत्रित करता है। केंद्रक के नियंत्रण में सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। ये कोशिका विभाजन, प्रोटीन सिंथेसिस आदि को नियंत्रित करता है। इसलिए हम कहते हैं कि केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, वस्तुतः ऐसे सामान्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में तो नहीं पूछता है, लेकिन आप अभी ये 9th का टॉपिक है तो आपको एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तीसरे टॉपिक को देखते हैं, जीव की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य केंद्रक का आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना। यह जीव की आनुवंशिक जानकारी, आनुवंशिक क्या है? आनुवंशिक जानकारी जैसे पिता का क्या लक्षण उसके पुत्र में जाएगा, ऐसी जानकारियां, या जैसे पिता अगर लंबा है तो उसकी संतान लंबी होगी, ये सभी जानकारियां होती हैं। ये कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, ये सभी केंद्रक में ही संग्रहित रहते हैं। ये वस्तुतः जीन्स में होते हैं, ये जीन्स होते हैं, ये जो जीन्स डीएनए बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए पे आनुवंशिक की जानकारी होती है। तो
केंद्र डीएनए जो है केंद्रक में उपस्थित होता है, इसलिए आनुवंशिक जानकारी को केंद्रक संग्रहित करता है, न्यूक्लियस संग्रहित करता है। चौथा देखते हैं, आनुवंशिकी पदार्थ व प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। इसमें आनुवंशिकी पदार्थ भी, अभी हमने बात किया था आनुवंशिक पदार्थ का, तो प्रोटीन्स भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन्स जो मुख्य कार्य होता है, क्योंकि केंद्रक में राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। पांचवा देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का केंद्रक कला से घिरा रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, अभी हमने पिछले वीडियो में पीछे की, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप उसे ध्यान से देखिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं, यूकैरियोटिक केंद्रक क्या होते हैं, कोशिकाओं के केंद्रक कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक कैसे होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक कला से घिरा रहता है। ये रहा यूकैरियोटिक कोशिका, हमने बना दिया। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये हमारा केंद्रक हो गया। ठीक है, तो केंद्रक के बाहर ये जो हमने लाइन ड्रा की है, ये लाइन हमारी क्या हो गया, केंद्रक कला हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये केंद्रक कला से घिरा रहता है, ये केंद्रक। ये वहीं हम बात करेंगे जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो ऐसी कोशिकाओं के केंद्रक कला के बिना होते हैं, या ऐसे ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक कोशिकाओं में फैले रहते हैं, ये बंधे नहीं रहते हैं किसी कला के द्वारा। ठीक है, तो इस हम भाग देख लेते हैं केंद्रक के। तो केंद्रक के मुख्यतः भाग 4 होते हैं, जिसमें केंद्रिक, या इसे हम कभी कभी केंद्रिका भी कहते हैं, या न्यूक्लियोलस। दूसरा भाग है केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा क्रोमेटिन जाल, ये आनुवंशिकी जानकारी संग्रहित करता है। ऐसे टेढ़ी संरचना होती है केंद्रक में, इसे हम क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इसी में हमारे डीएनए होते हैं, जो कि कोशिका विभाजन के समय कुछ इस प्रकार से चलिए साफ से बनाएंगे। यहाँ पे हम नहीं व्याख्या कर सकते हैं, इसका बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्रोमेटिन जाल और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जिस तरह से कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म था, ठीक ये सभी पदार्थ ये सभी भाग इसके केंद्रक के जिस भाग में रहेंगे, ये हमारा तरल मान लीजिए है, ये हमारा फ्लूइड है जिसमें ये उपस्थित होते हैं, तो इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसके अंदर ये हमारी न्यूक्लियोलस हो गया, ये क्रोमेटिन जाल हो गया, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम जीव द्रव्य व कोशिका द्रव्य में थोड़ा सा अंतर देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके अगले वीडियो से हम कोशिकांग चालू करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखते हैं जीव द्रव्य में क्या है। तो कोशिका का संपूर्ण जीवित भाग जीव द्रव्य कहलाता है। संपूर्ण जीवित भाग जीव द्रव्य कहलाता है, हमने बात किया था। वहीं कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली व केंद्रक कला के बीच उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक कला व कोशिका झिल्ली के बीच का जीवित भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब हम दूसरा देखते हैं जीव द्रव्य में। इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक शामिल हैं। वहीं देखते हैं इसमें कोशिकांग जैसे गाल्जी काय,
अंतःप्रद्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया आदि इसमें शामिल हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें कोशिका झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। तीसरा देखते हैं, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और कार्बनिक लवण आदि पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। वहीं कोशिका द्रव्य में प्रोटीन, कुछ उपापचयी अपशिष्ट उपस्थित होते हैं। इसमें कुछ संग्रहित पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जो संग्रहित फूड होते हैं वो उपस्थित होते हैं कोशिका द्रव्य में। हम चौथा देख लेते हैं, कोशिका द्रव का कोशिका का प्राथमिक पदार्थ। प्राथमिक पदार्थ जीव द्रव्य को ही कहा जाता है। वहीं जीव द्रव्य का प्राथमिक पदार्थ साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रोटोप्लाज्म जो है कोशिका का प्राथमिक पदार्थ कहलाता है, वहीं साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का प्राथमिक पदार्थ कहलाता है। जीव द्रव्य की खोज, या हम कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म शब्द 1835 में पुरकिंजे वैज्ञानिक ने दिया था। 1835 में पुरकिंजे वैज्ञानिक ने दिया था। वहीं कोशिका द्रव्य की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका शब्द की खोज की थी। ठीक है, आप कहेंगे सर 1835 में प्रोटोप्लाज्म हुआ और उससे पहले कोशिका द्रव्य कैसे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी और 1835 में इसका नाम दिया गया था प्रोटोप्लाज्म। सबसे प्रोटोप्लाज्म शब्द 1835 में नाम दिया गया, तो खोज तो पहले ही लिया गया था, लेकिन साइटोप्लाज्म का खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और साइटोप्लाज्म नाम इसे 1874 में दिया गया था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।